आप जब पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं ना, तो उसमें से उन यादों में, हमारे बचपन की यादों में भी एक ऐसा ड्रामा जो इतना मशहूर हुआ और पहली दफ़ा हमने अलिफ लैला, बहुत पहले का था अलिफ लैला के बाद फिर आया था ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन के जो कैरेक्टर्स थे और जिस तरीके से, मैं कहता हूँ बच्चे क्या बड़े भी देख रहे होते थे, वो हमसे बड़े जो होते थे वो भी देख रहे होते थे और बहुत इंजॉय करते थे। और उनके कैरेक्टर्स की अभी तक जो पंच लाइन है वो सबको याद है, वो तू चुड़ैल नहीं तू डैन है, तू मेरी प्यारी बहन है इस तरह के। और फिर एक था वो, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको खाऊं। फिर नस्तूर जादूगर सबको याद, नस्तूर जिन सबको याद है, हामून जादूगर, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी बिट्टी अद्धी कौड़ी। तो ये सारे कैरेक्टर सबको याद है और बहुत सबने, यानी प्राइम मिनिस्टर के बच्चों से लेके चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी बहन आसिफा, ये भी देखा करते थे ऐनक वाला जिन। और सारे आम बच्चे, ख़ास बच्चे सब, क्योंकि उस वक्त तो देखिए एनिमेशंस वगैरह नहीं थी और उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट मीडिया नहीं आया था, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था। तो एक बड़ी नई सी चीज़ थी, एक ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी कहानी थी और उस बेहतरीन कहानी से सब महसूस होते थे ऐनक वाला जिन से। अच्छा हुआ ये है कि ऐनक वाला जिन का रीमेक भी बनाया गया, उसमें फिर उसको एक ड्रामा भी ऐनक वाला जिन के नाम से आया, लेकिन वो पॉपुलैरिटी उसको मिल नहीं सकी जो ओरिजिनल ऐनक वाला जिन था, जिसको सब देखते। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा था, यानी पीटीवी के अगर ड्रामों में एक लिस्ट बनाई जाए 10 ड्रामों की या 15 ड्रामों की, तो उसमें ऐनक वाला जिन ज़रूर आएगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। अच्छा, उसमें हुआ ये कि हफीज़ ताहिर साहब जो कि टीवी प्रोड्यूसर है, जाने माने डायरेक्टर हैं, पोइट भी हैं, राइटर भी हैं, हफीज़ ताहिर को बड़ी तशवीश है इस बात पर कि ऐनक वाला जिनका एनिमेटेड वर्जन अभी जारी किया, उसके प्रोमोज जारी किए गए हैं, उसकी झलकियां जारी की हैं। तो हफीज़ ताहिर साहब ये कहते हैं कि उन्हें ये एनिमेटेड वर्जन देख के, उसके नाक़िस मयार को देख के बड़े गहरे दुख का उन्होंने और गुस्से का उन्होंने इज़हार किया है। और उन्होंने कहा कि उनके असल तसव्वुर को, जो उनका असल कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, जिसके तहत ऐनक वाला जिन बना था, उसको उसकी इजाज़त लिए बग़ैर उसको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल भी अच्छी तरीके से नहीं किया गया। तो बहुत ज़्यादा नाला है वो। तो हमने कहा कि चलें उनसे ही बात करते हैं, हफीज़ साहब से, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल हैं, क्या आपको क्यों लूप में नहीं लिया गया और कैसे बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था, और एनिमेटेड वर्जन ही बनाना ज़रूरी था या फिर इसका रीमेक या उसका सीक्वल बनाना था। और खैर बहुत सी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, उसमें नज़में भी हैं, नज़मों की एक बुक है इश्क आखिरी और उसमें 99 नज़में हैं। तो खैर बड़ा नाम है और बहुत लोग जानते हैं हफीज़ साहब को। हमारे साथ हैं इस वक्त राइज एंड शाइन पे, हिस्सा है हमारे शो का। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हफीज़ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं जनाब यार? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आपको सर के किस बात पे गुस्सा आ रहा है और क्यों आप नाला हैं? एनिमेटेड वर्जन है भाई, दुनिया तरक्की कर रही है, तरक्की करते हुए एनिमेशंस भी आएंगी और मज़ीद टेक्नोलॉजी उस पर इस्तेमाल की जाएगी। आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ आते हैं इस पर? बात ये है कि दुनिया भर में, एक तो पहली बात तो ये है कि ये एनिमेटेड नहीं है, ये AI जनरेटेड वर्जन उन्होंने बनाया। तो और वो बड़ा फख्र से कहते हैं कि हमने साउथ एशिया में पहला एनिमेटेड वर्जन बनाया है, किसी कोई फिल्म बनाई है किसी ने। तो पहला एतराज़ तो ये है कि मैं एक जिंदा हूँ, मौजूद हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने इसे सोचा, मैंने इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया और मैंने इसका नाम रखा, इसके मैंने करैक्टर क्रिएट किया और फिर ए साहब से हमने इसको लिखवाया टेलीस्क्रिप्ट और इसने सुपर हिट हुआ। 3 साल एक दफ़ा चला, फिर 3 साल रिपीट हुआ, फिर 3 साल रिपीट हुआ, वो चलता रहता है। अभी भी ये पीटीवी डिजिटल पे मौजूद है, उनका जो चैनल है यूट्यूब पर पीटीवी का, और मिलियंस में इसके व्यूज़ हैं। इतनी पॉपुलर चीज़ को उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर, मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर, मुझे बताए बगैर उठा लिया। मैं तो इसे कहता हूँ कि जैसे हम अखबारों में आप लोग पढ़ते होंगे कि दिन दहाड़े डाका, और अंग्रेजी में कहते हैं डे लाइट रॉबरी। अब चेक करें कि क्यों ऐसा क्यों किया होगा मुमकिन तौर पे। देखिए, पूरी दुनिया में हर चीज के एथिक्स होते हैं और हर चीज, और एथिकल ग्राउंड तो एक है, दूसरा है इसकी टेक्निकल ग्राउंड, और तीसरी है इसकी मॉरल ग्राउंड, और चौथी है इसकी कॉपीराइट ग्राउंड। पीटीवी ने ठीक है इसको पैसे दिए, फिनांस किया, लेकिन बेसिकली ये सब कुछ तो मेरा है ना, क्रिएटिविटी तो मेरी है ना।
तो इसलिए उन्हें चाहिए था कि वो पहले मुझसे पूछते, मुझे इसमें इन्वॉल्व करते और मुझे बताते कि जनाब हम ये बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक अच्छी बेहतरीन स्टोरी लाइन देता और उनके साथ मिलके बनाता, कुछ मुझे उसका मॉनेटरी बेनिफिट भी होता। यानी हाँ, मॉनेटरी भी होता और आप ये कह रहे हैं कि उसको आप भी वक्त के तकाजों के मुताबिक आप उसको चेंज करते, तब्दीली करते, और क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका है आपने इसको बदलते। सही सही। और मैंने तो यहाँ तक, मुझे एक साहब ने बताया ये कोई फिल्म है द लिटिल प्रिंस, पुरानी बड़ी क्लासिक एनिमेटेड फिल्म है, तो उसमें से भी उन्होंने काफी चीजें उठाई हैं अपने इस फिल्म के लिए। तो ये भी मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे अभी एक बड़ी ऑथेंटिक शख्स ने बताया, तो उस शख्स ने मुझे ये भी कहा है कि मैं आपको यूएसबी भी दूंगा और आप दोनों फिल्में चला के देख लीजिएगा। तो इस तरह की जो चीज है ये हरगिज़ अटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, और फिर अगर अटेम्प्ट हो ही गई थी तो कम से कम इसकी क्वालिटी का तो ख्याल रखते नहीं। लेकिन मुझे पता है इस बात पे भी जरा थोड़ा सा डाउट है कि यानी ये कितना अरसा हो गया ऐनक वाला जिनको बने हुए हैं, और जितना रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा, तो आपको कोई रॉयल्टीज इसकी मिलती थी, या उस वक्त कोई लीगल कोई ऐसा पेपर आपने साइन किया था कि जिसमें राइट्स आपके हों और आपसे रब्ता किया? नहीं, उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ऐसा रिवाज ही नहीं था, बस आपने लिख दिया, अप्रिसिएशन मिली, चाय का कप आपने पिया, थोड़े बहुत पैसे मिले और उसके बाद जी काम आगे चल गया, ऐसे ही था पहले? बस ये कि हम तो फिर तनख्वाह पे काम करते थे, तो पीटीवी के यहाँ रॉयल्टी देने का कोई रिवाज नहीं है। वरना अगर हम दूसरों को, जिन लोगों ने बड़े हिट प्रोग्राम किए, अगर हम लोग रॉयल्टी ले रहे होते और हमें रॉयल्टी पीटीवी दे रहा होता, तो हम तो और अगर हम यूरोप में होते, अमेरिका में होते और वहाँ मैं एक ऐसा ड्रामा प्रोड्यूस करता, तो मुझे उसके बाद पूरी जिंदगी कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बट इन दिस वर्ल्ड जहाँ के हकदार को हक नहीं मिलता, तो वहाँ पे हमें भी हक नहीं मिला, और हम अभी तक एफर्ट में, कोशिश में हैं। अभी सर मुझे इसके बाद क्यों आपने कोई ऐसा ड्रामा नहीं हिट हुआ, या तो पीटीवी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया या किसी और प्राइवेट मीडिया ने नहीं लिया? इतनी ज़बरदस्त तहरीर आपने की, कैरेक्टर्स आपने बिल्कुल नए इंट्रोड्यूस कराए, ऐनक वाले जिनके बाद क्यों नहीं कुछ हो सका ऐसा? किसी और चैनल ने क्यों नहीं किया? किसी और चैनल ने, या आपने ही कोई ऐसी तहरीर हो आपकी कि जिसकी वजह से कोई ऐसे? नहीं, मैंने देखिए, मैं इसका राइटर नहीं, राइटर इसके लिए अमीर साहब थे। मेरा कॉन्सेप्ट है और मेरा आइडिया है और मेरा नाम है। तो बात यह है कि उसके बाद हमने ऐनक वाला एजेंट 2 भी पीटीवी ने बनाया था, वो उसका डायरेक्टर भी मैं ही था और उसका आइडिया भी मैंने ही दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ना हमारे चैनल पे, ना पूरे पाकिस्तान में किसी और चैनल पे। तो लीगली कोई आपके पास है इस वक्त कोई रास्ता, कोई वेन्यू, या फिर नहीं है? बिल्कुल आप सिर्फ मॉरलिटी की बात कर रहे हैं। मैंने वकील से बात की है और वकील इसकी सारी पॉसिबिलिटीज देख रहा है, लेकिन उससे पहले मैं किसी और लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन को खत लिखे हैं और देखिए उसका क्या जवाब आता है। डायरेक्टर प्रोग्राम मेल किए, अब मैं आज मैनेजिंग डायरेक्टर को मेल करूँगा, देखें उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से भी रब्ता कायम करूँगा। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली थी, कहीं कुछ देखा था हॉलीवुड में, इधर उधर पूरी दुनिया में? अक्सर होता है ना कि लोग छापे भी उस ज़माने बड़े लगते थे और लोगों को पता नहीं होता था कि भाई 80s में 90s में मूवीज़ बिल्कुल एज इट इज छाप के बना दी जाती थी, लेकिन क्योंकि लोगों को एक्सेस नहीं था, पता नहीं होता था। तो आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली थी इन कैरेक्टर्स की, या खुद ही क्रिएट किए? कैसे हुआ है? कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। I haven't seen such a thing. I hadn't seen such a thing before thinking of it. ये बिल्कुल एक इल्हाम की तरह मेरे ज़हन पे आया था कि ये काम होना चाहिए, क्योंकि मैं जब एज ए प्रोड्यूसर जब ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे जो सीनियर प्रोड्यूसर्स थे और मुझे ड्रामा प्रोड्यूस नहीं करने देते थे, क्योंकि मैं तो ड्रामा प्रोड्यूस करने गया था। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों का प्रोग्राम कोई करना नहीं चाहता, तो मुझे वहाँ पर टारगेट करना चाहिए। तो फिर मैंने इस आइडिया को सोचा, एक फैंटेसी बनाते हैं जो इससे पहले कभी नहीं बनी, कि जिन आकर इंसानों के दरमियान रहे और उनके दरमियान रहे, और फिर उनके इंटरेक्शन से सिचुएशंस पैदा हों, ह्यूमरस भी और फैंटेसी की भी, फिर उसमें जादूगर भी आए, फिर उसमें खलाई मखलूक एलियंस भी आए, उसमें साइंस फिक्शन भी शामिल था।
इसीलिए ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। इट वाज वेरी वेरी ओरिजिनल आइडिया। और ये बिल इससे बतौड़ी पहले का इसका किरदार मॉडल ही कोई नहीं था। और फिर उसका भाई और वो सारी ये कहाँ से सोचा था, और फिर उसके लिए कास्टिंग कि किसको लेना है भाई इस कैरेक्टर के लिए, हामून जादूगर के लिए कौन फिट होगा, और इतना बेहतरीन जैसे इन्हीं के लिए बना है किरदार, ऐसी कास्टिंग हुई। हाँ, बस ये अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में चीजें डाली, और खुदा की मेहरबानी से मैंने जो भी कास्टिंग की, इस शख्स को भी जिस जगह कास्ट किया वो हिट हो गया। खुदा की बहुत मेहरबानी। ये डायलॉग खास तौर पे वो जो था, कॉम ऑन कैच मी इफ यू कैन, और फिर बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, तू चुड़ैल नहीं तू डैन है, तू मेरी प्यारी बहन है। ये क्या था? जी ये जो बनते थे ये हम मिलजुल के बनाते थे। कुछ एक्टर इम्प्रोवाइज करते थे, कुछ राइटर लिखता था, कुछ मैं सजेस्ट करता था, ये मिलजुल के सारा काम। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? हाँ जी, किसको खाऊं। तो इस तरह इसको मैंने किया, और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये भी था कि एआई से जो भी चीजें बनाई जाएं उनको रेगुलेट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इसलिए कोई रेगुलेशन नहीं है कि जिसका जब भी चाहे कुछ भी उठा के कुछ भी बना दे, ठीक है ना? सही। और मुझे तो यूँ लगता है कि इस फिल्म को बनने के बाद किसी ने सेंसर ही नहीं किया, किसी ने इसकी क्वालिटी को चेक ही नहीं किया। इन लोगों ने, मतलब इवन पाकिस्तान टेलीविजन ने, अगर इसका मीडिया पार्टनर है तो उनको चाहिए था ना इसकी क्वालिटी एक दफा देख लेते, और ये तो देख लेते कि कहीं द लिटिल प्रिंस से तो इंस्पायर्ड नहीं है, और हमारे जो नाम है, इकॉनिक नाम है, उसको किसी ने खराब तो नहीं किया। हालांकि उन्होंने खराब किया, और ये मैंने उसके प्रोड्यूसर से खुद भी बात की तो ये आपने क्या किया। यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपका नहीं था? वरना पूरी दुनिया में तो कॉन्सेप्ट के बड़े पैसे होते हैं, और जिसका कॉन्सेप्ट होता है उसकी कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, उसको पैसे देना। इसकी बात भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आईटी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है ना? पाकिस्तान में एक अदारा है जिससे आप आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मुझे 1 साल तो जवाब ही नहीं दिया, फिर अगले साल एक जवाब आया, फिर मैं उसको 3 साल तो उस काम को हो गए, 4 साल उन्होंने लगा दिए, तो आदमी कागरसी कहाँ करेगा। और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ उस वक्त, उसमें ये लिखा था कॉन्सेप्ट बाय हफीज ताहिर, जब आपका उस वक्त यानी ड्रामा बन रहा था। हुजूर, आप कोई भी एपिसोड उठा के देखें, उसके एपिसोड के शुरू में लिखा हो कंसीव्ड बाय हफीज ताहिर एंड डायरेक्टेड बाय हफीज ताहिर। सही है। तो इससे ज्यादा क्या सबूत होगा? इससे ज्यादा क्या सबूत होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो हफीज भाई, उस वक्त जब ये पॉपुलर हुआ ड्रामा, आपको ये तवक्कुआत थी कि इतना पॉपुलर हो जाएगा? फिर ये बात प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंची, और जी ये मुझे यकीन था कि पॉपुलर होगा, लेकिन इतना होगा ये नहीं मालूम था। ये अल्लाह ताला ने मेरे पे मेहरबानी की है, और पाकिस्तान की पब्लिक ने। और हाँ, एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये जो है ना, ये मूवी, ये सिर्फ मेरे साथ होगा नहीं है, ये पब्लिक एट लार्ज के साथ है, कि जो बच्चे इसको देखते हुए जवान हुए, जो उनके साथ भी धोखा किया है हम सब से। तो उस जमाने में आपसे राब्ता हुआ, कोई अभी राब्ता किया? क्योंकि देखे ना, वो यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे हमें तो ये पता चलता था कि भाई बीबी शहीद के बेटे बिलावल, वो भी इस शो को पसंद करते थे, फिर उनकी बहन भी पसंद करती थी, फिर कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस से राब्ता भी हुआ। ये भी हमने सुना कि इसकी एपिसोड्स बढ़ाने का भी कहा गया, कि क्योंकि ये उनको पसंद। ये बातें बिल्कुल सही हैं, ये बातें बिल्कुल सही हैं। ऐसा ही हुआ। कैसे? यानी वो क्या हुआ था? कॉल आई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैनेजमेंट को कहा गया कि इसको चलने दें, इसको करने दें, इसको होने दें। तो मैनेजमेंट ने मुझे कह दिया, क्योंकि हम तो प्रोड्यूसर थे ना, तो हमें तो लिखा हुआ आता था ना कि हर 3 महीने के बाद आता था कि इट इज एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स, इस तरह होता था। और कोई अंदाजा है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा इस ड्रामे की वजह से? करोड़ों, उस जमाने में करोड़ों। और एक ईपी पे कितना खर्चा आता होगा? एक टेंटेटिव आइडिया? वो बहुत कोई खास खर्चा नहीं था, बस लाख डेढ़ लाख। सही है। वैसे मुझे ये भी बड़ी अफसोस हुआ इस चीज़ को भी देखे कि इसके जो कैरेक्टर्स थे ना, वो भी काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने देखी है उसके ड्रामे के बाद भी। इवन काम नहीं मिलता, बहुत शिकवे गिले किए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आपके साथ भी आप कह रहे हैं कि इस तरह हुआ? इसमें देखें, एक तो इसको उस जमाने में चेक बहुत छोटा मिलता था, ठीक है। इसके बाद
इन एक्टरों ने अपनी शोहरत को, अपनी फेम को प्रॉपर तरीके से कैश नहीं कराया, क्योंकि ये चंद एक को छोड़ के ज़्यादातर कम तालीम याफ्ता थे, तो ये छोटे मोटे शोज करके थोड़े थोड़े पैसे कमाते रहे और इसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। ये उनका अपना कसूर। सही है। तो आगे क्या प्लान है? थैंक यू हफीज भाई। आगे मेरे प्लान्स आगे प्लानिंग में तो बहुत कुछ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हिम्मत दे। एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने का इरादा है। मेरा बेटा अभी आया बाहर से मास्टर्स करके फिल्म मेकिंग में, हमजा बिन ताहिर, उसको लक्स स्टाइल अवार्ड मिल चुका है माशाल्लाह। तो वो मैं और मेरा बेटा मिलके। क्या नाम है सर आपके बेटे का? हमजा बिन ताहिर। हमजा बिन ताहिर, ठीक है। तो बस फिर क्या मसला है, खुद ही प्रोड्यूस करें, फिल्म बनाएं अपनी और दुनिया को दिखाएं इंशाल्लाह कि भाई ये हैं हफीज ताहिर साहब। सही है। और जनाब ये है वो किताब जिसका आप जिक्र करते। जी जी जी, ये किताब आपकी बिल्कुल दिखाई है। आजकल तो किताब से ताल्लुक ही खत्म हो गया, कुछ दोस्ती खत्म हो गई है बच्चों की, बड़ों की। जमाना ऐसा ही है, क्या है ना। लेकिन कोई बात नहीं, किताब जिंदा रहेगी। किताब जिंदा रहेगी। क्या बात है, क्या और कुछ सुनाएं अपनी किताब से हफीज भाई, कोई आपको जो पसंद हो अपनी किताब से कोई नज़्म सुनाएं। अच्छा, नज़्म सुनाओ। नहीं, इसका नाम है नहीं मुमकिन। नहीं, ये हो नहीं सकता कि तुम आओ तो मौसीकी का मंतर शहर दिल में शायरी का रंग ना भर दे। हमारे इश्क के खुशबू जमाने लौट ना आए। वाह वाह। दिली बेताबियों के खुशनुमा पर तुम न लहरा। नहीं, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। वाह वाह। हमारी जितनी यादें हैं मोहब्बत के जमाने की, हाँ। वो फिर से जगमगा कर हिजर की तारीकियों में नूर ना भरते। वाह। वो फिर से जगमगा कर हिजर की तारीकियों में नूर ना भरते। सदाएं इश्क के इजहार की दीवारों पर दूर ना करते। वाह वाह। नहीं, ये हो नहीं सकता। नहीं होने, क्या ख्याल है। वाह वाह। कि तुम आओ तो मेरी जान पे गालिब में अजली हुस्न न दहके। तुम्हारे खुश लबों की आतिश मौहूम न दहके। जो मेरी जात में एक मारिफत का इश्क है, वो तुम्हारी जात के शुभ लफ्ज से सौहार न महके। वाह वाह। नहीं, ये हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या ख्याल है, जबरदस्त। ये फिर मैंने वैसे मैं इस बात का इकरार करूँ, मैंने ये पढ़ी नहीं है, लेकिन अब मैं जरूर लूंगा ये और पढ़ूंगा, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत इससे शेरो शायरी से शगफ है, और फैज साहब को, फराज साहब को और हबीब जालिब साहब को ज़रा सुना है, थोड़ा पढ़ा है। तो अभी ये जो दौरे हाजिर के शोर आए ना, ये जरा समझ में नहीं आता है। और आज हफीज ताहिर को भी सुन लिया। सही बात है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, और उम्मीद यही है कि आपको यकीन होगी और आपसे बातचीत होगी।